ये बात है 22 अक्टूबर 2008 की, जब इंडिया ने अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। चांद पर जाकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिस पर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन जाती हैं। ये स्पेसक्राफ्ट ये बात की खोज करता है कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान पहली दफा सबूत लाता है दुनिया में कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। ये स्पेसक्राफ्ट ये बताता है कि चांद के साउथ पोल वाले हिस्से में पानी मौजूद है। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज पैदा हो जाता है। अमेरिका और चाइना रेगुलरली मून पर मिशन भेज रहे हैं। इसराइल भी कोशिश कर रहा है कि वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके। जापान, रशिया, यूरोप ने भी कई लूनर मिशन प्लान किए हैं, लेकिन दुनिया की नजर अब इंडिया के चंद्रयान-3 पर है। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. आखिर इंडिया का चंद्रयान-3 कौन सी खोज करेगा और चंद्रयान-2 क्यों फेल हो गया, आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनिक टीवी। दोस्तों 5 से 6 मुख्तलिफ मिशन ऐसे होते हैं जो चांद पर भेजे जाते हैं। 1950 में पहली दफा चांद पर मिशन भेजा गया। तब से लेकर ये टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और मिशन में भी एडवांसमेंट आती जा रही है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल टाइप, जिसको फ्लाई बाय मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है जो कि चांद के पास से गुजरता है, यानी कि वो चांद के गिर्द गोल गोल चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ चांद के पास से गुजरकर चला जाता है। मार्च 1959 में अमेरिका ने कामयाबी से फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया, जिसको उन्होंने पायनियर का नाम दिया। इसका मकसद था कि वो चांद को दूर से स्टडी करें। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन ने लूनर-3 लॉन्च किया। पहली बार चांद की डार्क साइड की एक फोटो ली, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ऑर्बिटर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के गिर्द गोल गोल घूमते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट चांद। इस सारे प्रोसीजर को लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ से वो चांद की सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। आज तक ये ऑर्बिट मिशन 40 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये मिशन भी सोवियत यूनियन ने पहली दफा कामयाबी से किया, जिसको लूनर-10 का नाम दिया गया, जो कि 1966 में हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक्सटेंशन होता है। इसमें मेन स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑर्बिट में मौजूद होता है, उसका एक हिस्सा टूटकर चांद पर क्रैश लैंडिंग कर देता है। इस मिशन में ये होता है कि जो मेन पार्ट का हिस्सा चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है, तो उसी दौरान वो जैसे जैसे चांद के नजदीक जाता है, चांद की रीडिंग ले ली जाती है। इंडिया का चंद्रयान-1 एक इम्पैक्ट मिशन था। स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा मून पर क्रैश लैंडिंग करता है, उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा गया था, जिसको चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर कहा जाता था। जैसे जैसे वो चांद के करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी रीडिंग ले ली जा रही थी और उन रीडिंग से पता चला कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। चंद्रयान-1 ने मून पर क्रैश लैंडिंग तो करवा दी थी, लेकिन वो अपना ऑर्बिट मिशन अलग से कर रहा था। इस ऑर्बिट में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद था। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम मून मिनरोलॉजी मैपर M3 था। जैसे ही क्रैश लैंडिंग हुई, उसी दौरान मून की काफी ज्यादा मिट्टी उड़ी। उसी बात से एनालाइज किया गया मून पर पानी मौजूद है। 4th नंबर पे हमारे पास आता है लूनर मिशन। इस मिशन में मेन स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा मून पर क्रैश लैंडिंग की बजाय सॉफ्ट लैंडिंग करता है। ये बहुत ही आराम से उतरता है, इसी वजह से ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग होती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने काफी दफा सॉफ्ट लैंडिंग की ट्राई की, लेकिन 15 दफा फेल होने के बाद 1966 में पहली दफा सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया गया और ये काम भी सोवियत यूनियन ने लूनर-9 के जरिए किया और ये वहाँ से पहली दफा चांद के सरफेस की फोटो ली गई। स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा मून पर लैंड करता है, उसको लैंडर्स कहा जाता है। ये लैंडर्स बहुत ज्यादा हैवी और बल्कि होते हैं, इस वजह से ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, तो इनके अंदर एक रोवर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मिशन जो आता है 5th नंबर पे, वो रोवर्स मिशन होते हैं। जो लैंडर होते हैं, उनके अंदर एक रोबोट को रखा जाता है, जिनको पहिए लगे जाते हैं। उन रोबोट को रोवर कहा जाता है। वो लैंडर से बाहर आकर मून की सरफेस पर मूव करते हैं। रोवर
रोवर मून के सरफेस पर उतरते हैं और वहाँ की चीजों का एनालाइज करते हैं। पहली दफा ये काम भी सोवियत यूनियन की तरफ से ही किया गया, जो कि नवंबर 1970 में किया गया। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आता है ह्यूमन मिशन। इसमें रोवर की जगह इंसानों को भेजा जाता है। ये चीज अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले की 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। नासा का जो लास्ट मिशन था 1972 का अपोलो 17 में, तब से अब तक किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा। ये वो 12 लोग हैं जिन्होंने चांद की जमीन पर कदम रखा और ये सभी लोग नासा के हैं। 1969 में ह्यूमन सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई, जबकि रोवर लैंडिंग 1970 में करवाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि चांद पर सबसे पहले रोबोट की बजाय ह्यूमन गया। इंडिया का चंद्रयान 2 भी एक रोवर मिशन था, जिसमें विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। विक्रम लैंडर के अंदर एक रोवर मौजूद था जिसको प्रज्ञान का नाम दिया गया, जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। 6 सितंबर 2019 को जब विक्रम लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, तो तभी वो क्रैश लैंडिंग कर गया। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने की वजह से हुआ। इसरो ने ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, इसी वजह से इसरो को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले इसरो हर चीज पब्लिक के साथ शेयर करता था। फाइनली प्रेशर बढ़ा तो 1 जनवरी 2020 को इसरो के चीफ ने एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश कर गया है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर उतर रहा था कि वो रास्ते से भटक गया और 20 किलोमीटर ऊपर ही वो मून के सरफेस पर था कि जब इसरो से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया। प्लान के मुताबिक जब विक्रम लैंडर चांद से 400 मीटर ऊपर था, उसको अपनी वेलोसिटी खत्म कर देनी थी, लेकिन जब वो 1 किलोमीटर रास्ता रह गया था, तब भी विक्रम की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। उस वक्त विक्रम की वेलोसिटी वर्टिकल 112 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर थी। इसरो के करंट चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम था। असल में विक्रम में 5 इंजन लगाए गए थे, जिसमें एक इंजन में थ्रस्ट ज्यादा थी और यही वजह थी कि विक्रम अनस्टेबल रहा। असल में विक्रम को फोटो लेके डिसाइड करना था कि उसने कहां पर लैंड करना था, लेकिन वो उसको फोटो लेने का मौका नहीं मिला। ना ही विक्रम स्टेबल हुआ और ना ही उसने फोटो लेकर अपनी डायरेक्शन को करेक्ट किया, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर लिमिटेड था और यही वजह थी कि वो गोल गोल घूमकर क्रैश लैंड कर गया। चंद्रयान 3 की बात की जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए इसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की गई थी। नंबर 1 पे आता है लैंडिंग एरिया, उसको और भी बड़ा कर दिया गया। चंद्रयान 2 के लिए 500 × 500 मीटर का पैच था, वही इस बार चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये चंद्रयान 2 के एरिया से तकरीबन 40 गुना बड़ा है। नंबर 2 पे आता है चंद्रयान में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा से ज्यादा फूल दिया गया ताकि वो ज्यादा देर हवा में रह सके और अपने लिए एक अच्छा लैंडिंग एरिया ढूंढ पाए। नंबर 4 पे आता है कि विक्रम को सिर्फ फोटो और पिक्चर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसको हाफ सक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन भी वो चांद के गिर्द गोल गोल घूमकर अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन चांद की इमेज ली है, उससे विक्रम की लैंडिंग लोकेशन डिसाइड की गई। चंद्रयान 3 का डिजाइन ऐसा ही है जैसा कि चंद्रयान 2 का था, बस उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई थी। चंद्रयान 3 को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया, उसमें सोलर सेल्स लगाए गए। चंद्रयान 3 के सेंसर इंप्रूव किए गए। चंद्रयान 3 का भी ऑब्जेक्टिव वही है जो कि चंद्रयान 2 का, चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करना है। जो लैंडिंग साइड है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर कई सारे क्रेटर मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, कभी भी कोई सनलाइट इन पर नहीं पड़ती। इसलिए माना जाता है कि इन क्रेटर में आइस के ट्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरा तो उसको सिर्फ 1 लूनर डे का टाइम मिलेगा ताकि वो अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके। 1 लूनर दिन मतलब कि जमीन के 29 दिन, जिसमें 2 हफ्ते दिन के और 2 हफ्ते रात के शामिल हैं। यहाँ पर रोवर को सिर्फ 14 दिन का टाइम है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। लूनर सिस्टम चांद पर नाइट के लिए नहीं बने क्योंकि रात को वहाँ पर -232 डिग्री दर्जा हरारत होता है। इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें इसरो के चीफ ने भी बताया है कि हम चाहते हैं कि लैंडिंग का वक्त जब चांद पे सूरज हो तब का हो।
चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है। विक्रम लैंडर का वेट 1750 किलोग्राम है और रोवर का वेट 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं, एक लैंडर, दूसरा रोवर मॉड्यूल, तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का तो मकसद आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद चंद्रयान को अर्थ से बाहर निकालना और चांद पर भेजना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ये लूनर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे। जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटल मॉड्यूल नहीं होगा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चांद के ऑर्बिट में 3 से 6 महीने तक उसके गिर्द गोल गोल घूमता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद चांद की रीडिंग लेना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है जिसको स्पेक्ट्रोप्लानिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ कहा जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो इसको शेप कहा जाता है। ये मून पर छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट को तलाश करता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ इंस्ट्रूमेंट अटैच होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। प्रज्ञान के साथ लिप्स और एपिक्स अटैच होते हैं। लिप्स लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं जो के एनालाइज करते हैं कि चांद की जो मिट्टी में कितनी कंपोजिशन है और वहाँ पर कौन से मिनरल पाए जाते हैं। एपिक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये एनालाइज करते हैं जो चांद पर छोटे छोटे स्टोन होते हैं। प्रज्ञान रोवर जो काम करता है विक्रम लैंडर उनकी फोटोज लेता है। विक्रम लैंडर के साथ 4 इंस्ट्रूमेंट अटैच होते हैं। पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका काम लेजर के जरिए छोटे छोटे पत्थरों को पिघलाना है और उनसे जो गैस रिलीज होगी उनको एनालाइज करना है। दूसरा है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम थर्मल प्रोपोर्शन को मेजर करना है कि चांद के साउथ पोल वाले हिस्से पर टेम्परेचर का क्या बिहेवियर है। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज। इसका काम जैसा कि जमीन पर अर्थक्वेक होते हैं इसका काम मून क्वेक को एनालाइज करना है और मून की क्रस्ट और मेंटल को ऑब्जर्व करना है। चौथा इंस्ट्रूमेंट नासा का है जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है क्योंकि ऐसे बिल्कुल सेम 5 लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद पर मौजूद हैं जो कि नासा ने पहले लगाए हुए हैं। इसी वजह से उनको विक्रम लैंडर के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। अगर टोटल बात की जाए तो चंद्रयान पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगे गए हैं। इन 7 इंस्ट्रूमेंट को 7 पेलोड भी कह सकते हैं। सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना, इंडिया ये वो लोग हैं जिन्होंने अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। इंडिया ने चांद पर साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया की नजरों में उभर आया है। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अब तक चांद के साउथ पोल वाले हिस्से में लैंडिंग करवाई है। चंद्रयान 3 के बाद इंडिया का अगला कदम गगनयान है। इसमें वो रोवर्स की जगह इंसान को मून पर भेजेंगे। ये काम 2022 में होना था लेकिन कुछ डिले की वजह से कहा जाता है कि ये काम 2025 में होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।